दोस्तों नमस्कार। इन दिनों करणी सेना बहुत सुर्खियों में है और कल आगरा में एक विशाल प्रदर्शन भी कॉल किया है करणी सेना ने। किस तरफ ये जो घटनाक्रम है राणा सांगा को लेकर जो बयान आया रामजी लाल सुमन का, और उसके बाद करणी सेना के लोग बहुत आक्रोश में हैं। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। करणी सेना अक्सर सुर्खियों में रहती है, चाहे पद्मावत फिल्म का विरोध का मामला हो, चाहे करणी सेना का डिवीजन हो बीच में, चाहे करणी सेना के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनकी हत्या का सवाल हो, अक्सर सुर्खियों में रहती है। हमारे साथ इस वक्त मेजर डॉक्टर हिमांशु जी हैं और डॉक्टर साहब करणी सेना के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। रविंद्र भाई, कल विशाल प्रदर्शन है करणी सेना का। इस वक्त लोग जानना चाहते हैं डेप्थ में करणी सेना के बारे में। आखिर करणी सेना है क्या, इसकी फॉर्मेशन क्यों हुई और इसके रियल जो मोटिव थे, असली जो उद्देश्य था वो क्या था। इन सवालों पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की 2006 में जब करणी सेना बनती है तो लोकेंद्र सिंह कालवी जी, थोड़ा उनका बैकग्राउंड, उनका फैमिली बैकग्राउंड और वो क्यों बनाते हैं इसको। जी, दादा लोकेंद्र सिंह कालवी जी मूलतः जो थे खिलाड़ी थे। दादा लोकेंद्र सिंह कालवी जी तो मैं सच्ची बात कहूँ, उनके बकौल कह रहा हूँ, उनकी ईश्वर आत्मा को शांति दे। शानदार शख्सियत थे। जो भी मिला, किसी जाति मजहब का किसी का भी मिला, वो उनका मुरीद हो गया। ये उनकी शक। हम मजाक में ये कहा करते थे कि दादा निकलते हैं और ऐश्वर्या राय हों और दादा हों और बाजार में निकल जाए तो ज्यादा लोग दादा को देखेंगे, ऐश्वर्या राय को नहीं देखेंगे। 6 फीट 4 इंच का। हाँ, 6 फीट 4 इंच हाइट थी और साफा बांधते तो 6.5 फीट के लगते थे। और वही महाराणा प्रताप जी की 24वीं वंशावली में आते थे। तो अगर किसी को भी खड़ा कर दीजिए जो उनकी सीधी वंशावली में आते हो और दादा को खड़ा कर दीजिए तो आम आदमी ये कहेगा कि भाई यो ही सच्चे आदमी। तो ऐसी उनकी छवि थी। हाँ, बहुत रोबीला व्यक्ति, मजबूत कद काठ। ऐसा लगता था जैसे राजस्थान साकार साक्षात आ गया जी। लेकिन वो मूलतः राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। हालांकि उनके पिताजी श्री कल्याण सिंह जी कालवी जी काबीना मंत्री रहे और चीफ मिनिस्ट्री के हमेशा मजबूत दावेदार रहे। यदि चंद्रशेखर जी के उस समझौते में ये तय न हुआ होता तो संभवतः भैरव सिंह शेखावत जी की जगह वो चीफ मिनिस्टर भी बने होते। तो ये चंद्रशेखर जी के उसमें हुआ आशीर्वाद में और मार्गदर्शन में कि भैरव सिंह जी शेखावत जी उसमें चीफ मिनिस्टर बने और कल्याण सिंह कालवी जी केंद्र में मंत्री। बात ये उनकी पृष्ठभूमि थी। एक प्रतिष्ठित परिवार रहा है कालवी परिवार जो रहा है। अब समस्या यहाँ आई कि कालवी साहब का, कल्याण सिंह कालवी जी का स्वर्गवास हो गया। कल्याण सिंह कालवी जी बहुत ही अद्भुत, मैं कहूंगा अद्भुत, ऐसा दादा भी कहते थे। मेरे दादा का राजनीतिक पक्ष नहीं था लेकिन कल्याण सिंह कालवी जी का सामाजिक और राजनीतिक पक्ष दोनों भाव मजबूत था। सरपंची से चला व्यक्ति केंद्र का काबीना मंत्री तक पहुंचा तो एक जमीनी अनुभव और गढ़ा हुआ व्यक्ति निश्चित। हाँ, और मतलब सभी लोगों से तालमेल बिठाने वाला जमीनी, वो दिल्ली का उसे मत कहिए, वो जो एसी वाली है जैसे वो लुटियंस हाँ जो बातें करते हैं, एक जमीनी व्यक्ति थे। और कई मामलों में ऐसा होता है कि गलत तस्वीर पेश हो जाती है और जिसको कीचड़ में उतर के कीचड़ साफ करना पड़ता है उसकी कीचड़ भी लगता है। तो लोग उसको लगा हुआ कीचड़ जो उसकी सफाई में लगा है वो देख लेते हैं और जो उसने प्रयास किया कीचड़ को साफ करने का उसे नहीं देख पाते हैं, दूर दराज के लोग। तो कल्याण सिंह कालवी जी के साथ ये भी एक पक्ष था। बहरहाल वो एक अद्भुत व्यक्ति थे और वो एक उनका फेमस वो था कि जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने पूछे कौन। मतलब योग्य को जग पूछता है, अयोग्य को कोई नहीं पूछता। उनका वो बड़ा एक जो एक वाक्य है, ये बड़ा नीति वाक्य जैसा राजस्थान में चलता है, जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने पूछे कौन। इस पृष्ठभूमि में आते हैं। दादा थे ओलंपिक बास्केटबॉल प्लेयर, मॉस्को ओलंपिक्स ये थे। बाद में इन्होंने माललंकर में एक बार आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी भी बता देंगे, ये बहुत ज्यादा शूटिंग वालों को, स्पोर्ट्स पर्सन को पसंद करते थे। फौज की कोचिंग की इन्होंने। और इनका जो है एक बार हथियारों के जो स्पोर्ट्स पर्सन के होते हैं उनके आयात के संबंध में उस समय शायद एचएम चिदम्बरम साहब थे, बात हो गई। तो चिदम्बरम साहब ने कहा आपकी तो 56-60 साल मतलब लगते ज्यादा उम्र थी, तो बोले 60 साल से ऊपर हो गए, आपको क्या है। तो इनका कहना बुढ़ा होगा तेरा बाप। और इन्होंने इसमें व्यक्तित्व को समझी, इन्होंने माललंकर का गोल्ड जीता स्कीट में जी।
उस उम्र में। तो मतलब उस तरीके का व्यक्ति, निशानेबाजी के नेशनल वो रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, तो ये व्यक्ति था और नेतागिरी से दूर भागता था। चंद्रशेखर जी, कल्याण सिंह कालवी जी, भैरव सिंह बैठे हैं, तो इस आदमी का ये होता था कि भाई 500 मीटर दूर से निकल जाओ, कहीं कोई काम बता दे, नेतागिरी में फंसा दे। इनके शौक अलग थे। कल्याण सिंह कालवी जी के जाने के बाद पहली बार चंद्रशेखर जी ने जब 13वीं में पधारे हैं टीए की बैठक में, तो ऊपर घर है, दूर दूर तक मतलब सेमी डेजर्ट, जो वहां कन्नौगौर में कालवी गांव है, ऊपर जब तिमंजले पे दुमंजले पे बैठे हैं, वहां थोड़ी ठंडा मौसम हो जाता है ऊपर की तरफ। हम लोग गांव देहात में ऊपर सोते थे, तो चंद्रशेखर जी वहीं सोए हैं। और चंद्रशेखर देखा तो वहां हजारों लोग जो है, 50,000 आदमी इकट्ठा हो गया, दूर दूर तक दिखाई दे रहा। तो चंद्रशेखर जी ने इनका कहना इमोशनल ब्लैक कर दिया। बोले, भाई लोकेंद्र, मैं तो पहली बार मिला हूं तेरे से, मुझे तो पता ही नहीं था कल्याण सिंह कालवी जी का इतना बड़ा बेटा। ये जो लोग हजारों लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, वही तो उनका बेटा है। इनके भी कुछ लगता था वो आदमी, तो बाकी तो तेरी मर्जी है क्या करेगा जीवन में, लेकिन जब तेरे मतलब बेटे बड़े हो जाएंगे तो वो कहेंगे हमारा बाबा बहुत बड़ा आदमी था, बीच में ऐसे वैसे आए, जितना हमको घुमा दिया। उनका कहता है कि चंद्रशेखर जी ने इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया, तो कई 36-38 साल की उम्र में ये सार्वजनिक जीवन में आते हैं। तो इनका कोई प्रशिक्षण उस तरीके का नहीं हुआ था, लेकिन दादा में अद्भुत गुण थे। रेगिस्तान को समझना, बस शिकार के शौक था, मारने से मतलब नहीं था। एज ए कंजर्वेशनिस्ट ही हैड अ गुड नाउ। शिकार के डिशेस पे इनका बड़ा कमाल ये था, वो बहुत पेशेंस का खेल मैंने है। इसे तो कहा खेल भी, इनके डिशेस पे ये किताब लिखी है। हाँ। तो इस तरीके का व्यक्तित्व माननीय लोकेंद्र सिंह कालवी जी थे। भाई शिकार की डिशेस पे बनाना, ये करना, आपका शिकार का जानवरों का जानना। जैसे जिम कॉर्बेट है, तो जिम कॉर्बेट को शिकारी नहीं कहिए, कंजर्वेशनिस्ट इस विचार के थे। एक बड़ा मजेदार वाक्य ये हुआ, मतलब बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल गांधी जी ने इनके खिलाफ शायद संसद में कुछ कह दिया, और यही सामने खड़े हैं, उन्हें ये भी नहीं पता इन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, इन्हीं से बोल रहे हैं। तो बड़े मजेदार वाक्य होते थे। ये लोकेंद्र सिंह कालवी जी थे। अब वो आ जाते हैं सामाजिक जीवन में। सामाजिक जीवन में जाहिर है उनकी राजनीति, खुद ही कहते थे कि कोई गलत आदमी गलत क्षेत्र में, खुद ही कहते थे, और आ गए। और राजनीतिक उनकी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिस प्रकार का उनके पीछे बैकग्राउंड था, जिस तरीके का उनका व्यक्तिगत जनाजा था, उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की कैसे? पार्टी उन्होंने बिल्कुल ज्वाइन की। उन्होंने चुनाव भी लड़ा। पहले चंद्रशेखर जी की पार्टी से ही लड़े थे, समाजवादी जनता पार्टी से जी। उसके पश्चात जैसा एक राजनीतिक दबाव होता है, और लोगों का, आपके लोगों का चल वो होता है, बहाव होता है, तो उनका अपना कोई राजनीतिक प्रशिक्षण उस तरीके नहीं होने से उनका कहना भी जैसा समाज कहता था हम तो चल देते थे। जो भाजपा से लड़े, उसमें संभवतः ऐसा कहते हैं कि चंद्रशेखर जी ने उनको टिकट विकेट कराया, और वो मात्र 15,000 वोट से बाड़मेर का चुनाव हारे, मात्र 15,000 से। कल्याण सिंह कालवी जी 2.5-3 लाख पे जीत गए थे, और ये 4.5 लाख वोट पे हार गए जी। 4.5 लाख वोट पे। तो व्यक्तित्व अद्भुत था, सब कुछ अद्भुत था। जो राजनीतिक उनकी मूल जो तत्व था वो राजनीतिक नहीं था। 1,000 किलोमीटर पैदल चलना, सामाजिक ढोरे ढोरे ढाणी ढाणी जाना, ये उनका वो था। वो जब मैं उनके साथ 15-15 दिन चला हूँ, मैंने देखा है, उन्हें नींद नहीं आती थी, हम सो भी जाते थे, और साथ में चलने वाले को खाने का एकदम ध्यान रखना, और हर वक्त हर जात से घुलना मिलना। अब वहां दिक्कत ये आई, जब ये कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, इससे करनी सेना से पहले शुरू होती है जो खींचतान है। ये शुरू होती है, नाथुराम मिर्जा जी एक बहुत ही सुलझे हुए और जमीनी नेता थे, और ये सौभाग्य रहा कि उसी दौर में कल्याण सिंह कालवी जी राजपूतों में बड़े सुलझे हुए नेता थे। तो एक जाटों में सुलझा हुआ नेता, एक राजपूतों में सुलझा नेता, दोनों ने हाथ मिला दिया। ये एक राजनीतिक गठबंधन था, जिसको सामाजिक तौर पे लाने में दो बड़े नेताओं का हाथ था। उसके बाद मारवाड़ का जो चुनाव था, उसमें इन्होंने झाड़ू लगा दी। इससे कांग्रेस बीजेपी के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये गठबंधन बन गया तो फिर तो आगे दुकान ही बंद है। उसके बाद क्यों हुआ, कुछ नीचे से भी होती है, कुछ चीजें ऊपर से भी होते हैं, तो एक तरीके का दुराव पैदा हुआ। और ये यही नहीं हो रहा था कोई जाट राजपूत में हुआ, एक जातिगत खिंचाव हिंदुस्तान भर में, वो भी दौर था। जैसे आज चल रहा है, तो आपके 19 लाख करोड़ शेयर से गायब हो गए हैं, तो वो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट के कारण हो रहा है। इसी तरीके से वो एक ट्रेंड था। हाँ, और तमाम जातियों की और उनके नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी राजनीतिक हिस्सेदारी पाने के लिए, तो वो भी एक फैक्टर था। और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बाद मंडल भी एक रीजन आ गया था, और बहुत सारे कारण आ रहे थे जी। उस दौर के पृष्ठभूमि में आप देखिए कि एक विभाजन शुरू हुआ, और पहले जो कृष्ण जातियां थी, देहाती जातियां थी, वो एक प्लेटफॉर्म पे थी, जैसे अजगर वाला माननीय देवीलाल जी वाला था। तो अजगर वाले प्लेटफॉर्म पे उसमें देवीलाल जी भी थे, जब नाथुराम मिर्जा जी, कल्याण सिंह कालवी, भाई एक ही जनता दल में तो थे ये लोग। तो वो एक बन गया था अजगर वाला। अब अजगर टूटना शुरू हुआ मंडल के बाद, पिछड़ा बड़ा ये सब। उसमें क्या हुआ, ये जो राजनीतिक ताकत राजस्थान में बनी थी, जो तीसरी ताकत थी, और ये भी मत समझिए जैसा हम काफी 30 वर्षों से देख रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी नहीं, राजस्थान में हमेशा एक तीसरा मोर्चा रहा,
कभी स्वराज पार्टी रही, कभी रामराज पार्टी रही, तो हमेशा किसी न किसी रूप में बाद में जनता दल आया, तो जो कांग्रेस और बीजेपी पे अलग ताकतें थी वो आके तीसरे मोर्चे पर खड़ी होती थी। अब वो तीसरे मोर्चे को खत्म, एक तरीके से खत्म हो गया, चॉइस पब्लिक की खत्म हो रही थी। अब दादा जिस वक्त आते हैं तो ये आके चुनाव लड़ते हैं, फिर एक सामाजिक न्याय मंच बनाया जाता है जिसमें आपके किरोड़ी बैसला जी भी थे, आज नहीं है, जिसमें मीणा जी भी थे और देवी सिंह भाटी जी जो बड़े प्रमुख 9 बार विधायक रहे व्यक्ति थे, अभी तो नहीं, मतलब 9 बार विधायक रहे हैं वो, वैसे उस तरीके के सीनियर व्यक्ति थे। लोकेन्द्र सिंह कालवी जी ऊर्जावान नए कल्याण सिंह कालवी की विरासत लिए हुए व्यक्ति थे। ये लोग तमाम आए और सामाजिक न्याय मंच को 6% वोट भी मिला, लेकिन विभिन्न कारणों से सीट उंगली वाली टाइप की मिली, एक दो मिली, तो ये थोड़े निराशा भाव में आए, ये जो भी कारण रहा। उस दौरान में जो मैंने कहा वो जो एक ट्रेंड चल रहा था जातियों के संघर्ष का, उसमें एक जातिगत संघर्ष होता है। उस जातिगत संघर्ष में भाई भैरव सिंह जी अपनी एक बाहर के उम्मीदवार को, माननीय वसुंधरा जी को लाके बिठा देते हैं। तो बीजेपी के अंदर का भी संघर्ष है कि भाई मध्य प्रदेश से एक महिला लाके राजस्थान में स्थापित हो रही है, उनके भी अपने गुण होंगे वसुंधरा जी के, लेकिन वो प्रभावी हो रही। इस संघर्ष में ये एक एंगल निकलता है सामाजिक न्याय का और जातीय संघर्ष का। अब यहाँ आता है कि एक दुर्घटना होती है जिसमें 4 राजपूत लड़के 6 मार दिए जाते हैं, उसके प्रतिकार में एक मार कटाई मचती है, कार्रवाई नहीं होती है, सुनवाई ही नहीं होती। ये गलती है जो जातियों को नहीं करनी चाहिए कि उन्हें समर्थन तो करना चाहिए, समर्पण नहीं करना चाहिए। या तो आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था में है या नहीं है, लेकिन जैसे राजपूत जाति है तो राजपूत जाति एक तरीके से समर्पण भाव से चली जाती है, जबकि राजनीति तो राजनीति से चलती है। वहां ये राजनीति के अपने दांव पेच अपने दांव पे छिप गया है, तो उन्हें लगा कि भाई ये तो वोट देते हैं, ये तो हमारे जर खरीद गुलाम है, सत्ता को ये लगा। दूसरों पे हाथ रखो, इनको पटाने, इनको मोबिलाइज करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो है ही साफ। इस हद तक आ गई कि सुनवाई भी नहीं हुई। जब सुनवाई भी नहीं हुई तो जैसा मैंने कहा हमेशा इस तीसरे पक्ष की वो रही, भाई ना कांग्रेस सुन रही है ना बीजेपी सुन रही है, इसमें दोनों एक ही पड़ रहे हैं। उस वक्त में एक जैसे अवशेष होते हैं कुछ चीजों के, वो होते हैं तो कहीं वो आपके देवी देवता खंडर हो गए हों, वहां का पूजन शुरू हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया में कालवी की धरती पे आकर के जमावड़ा राजपूतों का शुरू होता है और वहां उस समय ठिकानेदार हैं श्री लोकेन्द्र सिंह काली। यहां से मिलना चाहिए। तो राजपूत है, ठीक है, लेकिन वो राजकाज में उस तरीके की समझदारी नहीं दिखा रहा है। हम कोशिश की, हमारा जो उपलब्धि है करणी सेना की वो यही है कि हमने ये बताने की कोशिश की कि हम जर खरीद गुलाम नहीं, हम तो जो समाज के हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं, लेकिन समाज का, राजपूत समाज का हित समग्र समाज का अहित नहीं होना चाहिए। ये भी करणी सेना का एक उद्देश्य है कि भाई हमें अपने सम्मान की चिंता है, हम 36 कौमों का सम्मान करते हैं, अपना अपमान नहीं सहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निश्चित। एक बात जो आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी का, संभव है कि जो आप कह रहे हैं उनकी यही खाचा रणनीति हो, वो तो राजनेता है, मुख्यमंत्री के, डिफेंस मिनिस्टर के बेटे हैं, तो सियासत उनके खून में है और उनके इज ए प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन, खुद मुख्यमंत्री रहा, खाटी पॉलिटिशियन है। खाटी तो अलग शब्द हो जाता है, मैं कह रहा हूँ कि वो तो भाई पिता के कारण आए, निश्चित। खाटी तो अलग शब्द है। नहीं, उन्होंने कन्वर्ट किया अपने। हाँ। जैसे जो बड़े नेताओं के बेटे हैं, हाँ। उनमें मैं ये देखता हूँ कि अखिलेश जी ने अपने आप को जिस तरह से उनकी ग्रूमिंग हुई और जिस तरह से एक कम उम्र में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो उससे बड़ा एक्सपोजर मिला उनको और डेप्थ में जाके काम करने का। मैं किसी व्यक्ति के विशेष में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ राजनीति में तो साम दाम दंड भेद की देखिए वो व्यवस्था चलती है, उसे मैं गलत अंदाज में नहीं कह रहा, कई बार विवेकपूर्ण मैनेजमेंट की भी चलती है, लेकिन जहां तक राजपूत का सवाल है, ये षड्यंत्रकारी कौम नहीं है, ये जज्बाती कौम है। आप उसको चरित्र समझना पड़ेगा। ये जज्बात, तो ये नापतोल भी नहीं करते हैं कि व्यापारी की तरह नफा नुकसान देखें, ये रिएक्ट करने वाली कौम है, इसमें इसका नुकसान भी होता है और बार बार होता है नुकसान इसका,
लेकिन इसका मूल चरित्र ऐसा है कि क्या रिएक्ट क्या फिर ये रणनीतिक चूक नहीं है कि जो आपने रामजी लाल सुमन को टारगेट कर रहे हैं, अखिलेश जी को क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ अखिलेश को भी क्यों करना, रामजी लाल सुमन को क्यों नहीं करना। भाई जिस राणा सांगा का, देखिए राणा सांगा कई सौ साल से है, आज भी राणा सांगा को गाली देके एक ऐसा सांसद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह गया, फिर भी उसे जनता नहीं जानती थी, उसका नाम पूरे हिंदुस्तान में हो गया। निश्चित। तो आपने राणा सांगा के नाम पे उस आदमी का हिंदुस्तान में नाम जनवा दिया। रामजी लाल सुमन जी की तो लॉटरी लग गई, नेता की और क्या उपलब्धि होती है, ये तो होती है उसे जनता जाने। निश्चित। तो आपने उसको जनवा दिया। तो मैंने कहा कई बार इस तरीके से दुश्मन तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मतलब दूसरे का राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ठीक नहीं, राजनीति राजपूत की इससे क्या है, रामजी लाल सुमन से तो पार्टियों की हुई भाजपा की। लेकिन अब मैं जो एक पहलू आपने उठाया उस पर जरूर कहना चाहूंगा, यदि अखिलेश ये मान बैठे हैं कि भाई इस थाली के इस हिस्से के बाहर मेरी हिस्सेदारी नहीं है, तो ये भी उनकी हदबंदी कर दे रही है। इसका मतलब भविष्य का विस्तार खत्म हो गया। अब भाजपा को कुछ नहीं करना है, अब भाजपा को इनकी टांग अड़ंगी देनी है सिर्फ इस वाले में, पीडीए में। और इस समीकरणों के साथ तो कभी भी अखिलेश सत्ता में नहीं आ पाएंगे। जब आप खेलेंगे ही 60% में। लेकिन इसका एक खतरा ये भी तो है कि जब ये डिवीजन होगा तो बीजेपी अपने को ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी राजपूतों के साथ, वो उनकी बात सुने ना सुने। हाँ। वही स्थिति जो लोकसभा चुनाव के वक्त में थी कि उनके नेता राजपूतों के खिलाफ बयान दे रहे थे और उनकी लीडरशिप काउंटर नहीं कर रही थी, उस पे उन समाज के साथ नहीं खड़ी थी, उनकी बात नहीं सुन रही थी। तो ये खतरा राजपूत समाज के सामने भी तो बढ़ेगा कि जब दूसरे दल में उनका कोई जगह ही नहीं बचेगी और एक ही दल बचेगा, तो निश्चित तौर पे ये सवाल और गहरे होंगे उनके लिए। यही करणी सेना समझाना चाह रही थी कि भाई आप प्रजातंत्र में अपने जो विकल्प हैं उन्हें बंद मत करिए, आप जर खरीद गुलाम मत बनिए। करणी सेना के मूल उद्देश्यों में यही था, राजनीतिक चेतना में और प्रजातांत्रिक चेतना भी जागृत हो। भाई वो ठीक है, रजवाड़ों ने अपने वक्त में अच्छे काम किए, कुछ ने कुछ बुरे काम भी किए, तो वो तो कौन है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिसने अच्छे बुरे काम नहीं किए, सबने किए। और यदि वो लोग रजवाड़े जीतते थे चुनाव, कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, चाहे अपने धन बल से जीते। तो ये हमने कहा कि उससे बाहर आइए अमर चित्र कथा से, ये जो पुरानी अमर चित्र कथा में है, अब जो आज के जमीनी हालात हैं उन जमीनी हालात पे बात करिए। ये भी करणी सेना का उद्देश्य, समसामयिक बनिए, प्रासंगिक बनिए, अप्रासंगिक मत होइए। जो आपका इतिहास है, जो आपकी संस्कृति है, जिसके प्रति आप संवेदनशील हैं, जो भी आपकी परंपराएं हैं, उनका संरक्षण एक उद्देश्य था। एक उद्देश्य हमने भी किया था, क्योंकि मैं गंगा जल बिरादरी का राष्ट्र संयोजक भी था, तो एक उद्देश्य हमने पर्यावरण संरक्षण भी डाला था। अभी देखिए वहां पूरा पूरा जंगल कटा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? इतने पशु पक्षी सब ये हो गए। मैं सिर्फ किसी जाति के संगठन की सबकी कह रहा हूँ, इस सामाजिक विवेक की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं कह रहे सर? कहना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ दो मुद्दों पे वो आ जा रहे हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ जो एक बतौर नागरिक हमारे कर्तव्य होने चाहिए, चेतना होनी चाहिए, और एक जातिगत संगठनों के लोगों की जो चेतना होनी चाहिए। वहां मैं आपसे सहमत हूँ रणनीतिक तौर पे, लेकिन अब चूंकि गाड़ी आगे चली गई है तो दिल्ली आना चाहिए था। उसके अलावा हमने खानवा एक विकल्प दिया था। खानवा एक बेहतर विकल्प क्यों हो सकता था? खानवा के आसपास राजस्थान का इलाका, भरतपुर उधर का इलाका आ जाता, इधर से ये जो ग्वालियर चंबल संभाग आ जाता, एक बड़ा ड्रेनेज, एटा इटावा मैनपुरी रोहिलखंड का ये वाला इलाका आ जाता, नोएडा तक का, तो बड़ा ड्रेनेज एरिया था, खानवा में बड़ी हो जाती। खानवा में बड़ा कौन होता कद? खानवा में बड़ा कद होता राणा सांगा का और राजपूत समाज का। अब वहां क्या होगा? आगरा में ये है कि अगर रामजी लाल सुमन प्रमुख हो गए निश्चित। तो, लेकिन मैंने कहा ना जज्बाती कौम है, तो उसने कर दिया तो ये लट्ठा के चल पड़े। हम इन्हें ये भी कहना चाह रहे थे करणी सेना के एक उद्देश्यों में, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, अब तो पता नहीं किसने कौन कौन सी करणी सेना बना ली, पता नहीं। हाँ, बीच में कई सेनाएं बनी, डिवीजन हुआ, फिर एकजुट भी हुए। उन्हें ये भी नहीं पता बहुत सारी करणी सेना को तो कि करणी नाम क्यों है। उन्हें बहुत सारों को ये भी नहीं पता कि ये तो एकीकृत युवा संगठन था, जिसमें 40 साल से ऊपर होते ही अडवाणी बना दिया जाता था, वो पदाधिकारी हो ही नहीं सकता था। जैसे दादा लोकेन सिंह कालवे जी भी अध्यक्ष नहीं थे। आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था, मैं करेक्ट करने वाला था, किया नहीं, मौका आ गया तो कर रहा हूँ। दादा लोकेन सिंह कालवे जी करणी सेना के, श्री राजपूत करणी सेना के कभी भी अध्यक्ष, संस्थापक संरक्षक थे। जब तक मैं 40 की उम्र नहीं पाया था तब तक मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था। फिर कुछ एक प्रक्रिया बनी जिसके तहत एक कमेटी बनी, तो मुझे फिर जबरदस्ती प्रवक्ता बना दिया गया, है ना।
फिर राष्ट्रीय में सलाहकार रहा। तो इसका पदाधिकारी नहीं हो सकता। ये राजपूत सबसे बड़ा राजपूत एकीकृत युवा संगठन था है। अब उन्हें यही नहीं पता करणी सेना क्या, तो मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ। तो वो तो एक जब जन आंदोलन होते हैं उसकी कोई मेंबरशिप तो होती नहीं। जन आंदोलन नहीं था तो कोई मेंबरशिप से तो दलों की हो सकती है, आंदोलन की नहीं हो सकती। प्लेटफॉर्म पे तो किसको कौन सी ट्रेन पकड़नी है आपको थोड़ी पता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे हर आदमी आ जाता है। तो सब प्रकार के लोग आते हैं और फिर जो सामूहिक विवेक से वेग में निर्णय होते हैं वो हो जाते हैं। और मजेदार बात यह है जो हमारे गांव में कहते हैं कि भाई लड़की का ब्याह हो ही जावे है गांव में। तो जब आगरा बन गया तो आगरा बन गया जी। अब तो आगरा ही देखें, पर ये जरूर देखें समाज, मेरी यहाँ से आपके मार्फत अपील भी रहेगी कि जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम से शिद्रा जोड़ते हैं तो आपका आचरण मर्यादित होना चाहिए। और जब आप ऐसे शानदार इतिहास के वारिस हैं तो आपका प्रदर्शन या विरोध भी मर्यादित होने के साथ ऐतिहासिक भी होना चाहिए। ये मेरी जरूर अपील रहेगी इनसे। आपने समय दिया हमें, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कशन आपने किया और हम चाहते थे कि करणी सेना का जो रियल मकसद था, उसका अतीत क्या है और वो कैसे आगे बढ़ी, इस सब के बारे में जाने आपसे। इससे पहले कि इस चर्चा को यहाँ समाप्त करें हम, एक सवाल मेरा ये भी है कि इस समय का जो वक्त है उसमें विभिन्न जातियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, जातियों के भीतर राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ है और बहुत सारी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, इवन दलित्स भी वो यूनाइट हो रहे हैं, जातीय संगठन बन रहे हैं और इस तरह के दबाव बना रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई जातीय संगठन बहुत आक्रामक तेवर में और एक खास तरह के इश्यूज पे लामबंद होता है तो क्या उसकी इमेज पूरी सोसाइटी में खराब नहीं होती है? इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे जाटों ने एक बड़ा मूवमेंट रिजर्वेशन को लेकर चलाया और जाट्स फार्मर्स के मूवमेंट्स में भी एक अच्छी खासी हिस्सेदारी करते रहे, लेकिन जिस वक्त हरियाणा का रिजर्वेशन का मूवमेंट हिंसक हुआ तो इसका बड़ा खामियाजा जाटों को भुगतना पड़ा। 16 लड़के उनके मारे गए वहां पे और एक इमेज बनी, पैन इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनली एक इमेज उनकी एक बिल्डअप हुई। वो जो दाग उनके दामन पे पड़े हैं वो शायद बहुत लंबे वक्त में धुल पाए, और धुल पाए नहीं धुल पाए ये वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक तौर पे भी उसका नुकसान उठाना पड़ा हमें और अल्टीमेटली किसानों को भी उठाना पड़ा, क्योंकि कोई एक खास बिरादरी तक सीमित नहीं रहते हैं ऐसे प्रभाव। इसका प्रभाव दूसरे समाजों पे, दूसरी जातियों पे पड़ता है, व्यापक है, देश पे पड़ता है। तो क्या इसके खतरे नहीं है जिस तरह के इश्यूज पे करणी सेना के बैनर तले राजपूत लामबंद होते हैं कि वो पद्मावत फिल्म का विरोध कर रहे हैं, पोस्टर फूंक रहे हैं, संजय लीला सिनेमा हॉल पे हमला कर रहे हैं, संजय लीला बंसाली पर अटैक कर रहे हैं, या फिर उसके बाद के जो इश्यूज हैं जितने भी हैं वो जैसे एक हिस्ट्री शीटर के एनकाउंटर को लेकर के मोबिलाइजेशन होता है, या फिर बाद में अभी भी हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फिगर के एक स्टेटमेंट पे लामबंद हो रहे हैं। तो वही मेरा सवाल है कि आप बड़ी लाइन खींचने के बजाय कोई दूसरा कुछ कर दे रहा है तो उसको तलवार लेकर उसको काटने पे निकल पड़ रहे हैं, बजाय इसके कि चूंकि राजपूत तो पूरे देश में एक प्रोग्रेसिव कौम है, एक लड़ाका कौम है और एग्रीकल्चर बेस्ड है, सोसाइटी के डिफरेंट प्रोफेशंस में एक अच्छी खासी भागीदारी है, हिस्सेदारी है। तो राजपूत समाज की और करणी सेना की जिम्मेदारी जो कालवी साहब के समय में थी कि एक व्यापक जन संगठन तैयार करें, सत्ता के ऊपर एक व्यापक दबाव बनाएं और जनहित में रोजी रोटी के सवालों पर, कम्युनल हार्मनी के सवाल पे, खेती बाड़ी के सवाल पे, इन सवालों पे बहस करें और सत्ता को सुनवाई के लिए मजबूर करें। तो उन उद्देश्यों से तो भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे वहां कालवी साहब का जो सपना था वहां कैसे लौटेगी ये सेना? मैं आपकी बात से आंशिक सहमति रखता हूँ और काफी हद तक रखता हूँ, क्योंकि लगभग हम आप एक ही विचार के हैं। और करणी सेना जैसे मैंने कहा उस समय उद्देश्य उसके 11 थे और कोशिश यही हुई थी। यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, चाहे आपका किसान वाला भी आंदोलन रहा हो, किसी को खालिस्तानी बता देना, या यहाँ करमू खेड़ी वाला वो हुआ था, भाई जब ट्रांसफार्मर बदलते ही नहीं थे या पेमेंट मिलते ही नहीं थे, अर्जी लगा लगा के किसान परेशान हो गया, तो एक लेवल बाद आपका प्रेशर कुकर की वो सीटी बच जाती है जी, है ना। इसमें दोष किसका है? इस प्रकरण पे भी आ रहा हूं मैं। इसमें दोष सत्ता का मिजाज ये हो गया है कि मुद्दों को उछालना, सुलझाना नहीं।
और मौके पे उछालना, जानबूझ के उछालना, और दलों का आपस में मिलके उछालना। अब राजपूत जो 24 में गया था, आपने का विरोध तो उसने बीजेपी का इस बेल्ट में भी किया। राजपूत जो बाहर आ गया था बाड़े से, इसकी प्रतिक्रिया में क्या होगा, ले देके वापस जाने लगेगा उस तरफ को, बीजेपी का फायदा हो गया और वापसी होगी। समाजवादी ने पीडीए मजबूत कर तो लिया, सुनवाई ना होने के खतरे बढ़ेंगे, सुनवाई ना होने के खतरे बढ़ेंगे। तो देखिए, आम आदमी में इतने राजनीतिक समझ दांवपेच उनके नहीं होते हैं जितने पेशेवर वोट के शिकारी नेताओं के होते हैं। तो यहाँ तो अनाड़ी बनाम खिलाड़ी का खेल हो गया है। अब ये तो राजनीतिक सत्ता की मैं तो इस तरह से देख रहा हूँ कि एक वक्त आप सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, अजगर हम अजगर बल्कि मुसलमान भी था, हिंदुस्तानी मुसलमान, बिल्कुल। तो वो उसमें लड़ता था एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वो प्लेटफॉर्म ब्रेक हो गया। अब किसी एक खास समूह के खिलाफ जैसे ही आप हिंसक आंदोलन करेंगे, भीड़ का अपना मिजाज होता है, भीड़ इकट्ठा होती है, तो दूसरा कोई करवा सकता है, अपना भी करना दूसरा करा देगा, निश्चित षड्यंत्रकारी निश्चित। तो आपके दामन पे दाग लगाने को, कीचड़ उछालने को उदाहरण बताया जी, अपने हरियाणा को उदाहरण बताया, तैयार बैठे हैं लोग। देखिए, एक तो हम दो बातों पे आए भाई, हम अजगर था वो हिंदुस्तानी मुसलमान, अहिर जाट गुर्जर राजपूत, और ये किसानी के मुद्दे को लेकर हुआ था। चंद्रशेखर सरकार थी, देवीलाल जी ने आप ही के इलाके दो-गठ में मीटिंग भी हुई थी, 10,000 कर्जा माफी की बात हुई थी, वो सरकार गिरने लगी, 2 कांस्टेबल के ऊपर बहस शुरू हो गई। 2 कांस्टेबल एक पूर्व प्रधानमंत्री के प्रधान वो करवाएंगे, निश्चित मजाक की बात है। और यदि वो गिर गई थी तो भाजपा काम मर गई थी, आगे समर्थन क्यों नहीं किया जब किसान हित की बात थी? तो एमएसपी दे दे भाई, तो सुनवाई नहीं है, मेरी बात समझिए। अब क्या है, जब आक्रोश आता है और आप बहुत दक्ष नहीं होते, आम आदमी बेचारा दक्ष हो भी नहीं सकता, सियासत की इतनी बारीक समझ उसे नहीं होती, उसके बाद जज्बात होते हैं और पीड़ा होती है, वो पीड़ा और जज्बात से चलता है, चाहे वो किसान के मुद्दे पे हो, चाहे वो जातिगत मुद्दों पे हो। ये महाराणा प्रताप को और सब जातियों में एक और भी समस्या आ गई है, सब अपने जाति के महापुरुष बनाने में लगे हैं, जबकि महापुरुष किसी जाति की वो नहीं हो सकते। सही बात है, वो समाज सबके लिए होते हैं, समाज के। और महाराणा प्रताप को अगर आप देखेंगे, जमीन सो रहा है वो आदमी, राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती लड़ रहे हैं। हसन खां मेवाती किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? बाबर के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर मुस्लिम का मसला हो तो हसन खां मेवाती क्यों लड़ रहे हैं? या इब्राहिम लोदी के खिलाफ दौलत खान लोदी लड़ रहे हैं। अब दौलत खान लोदी जो लड़ रहे हैं, दौलत खान लोदी ऐसे लड़ रहे हैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ, सियासत की लड़ाई है। तो ये सब सियासी लड़ाइयां थी, मजहबी लड़ाइयां नहीं थी। और अगर आपको सामाजिक न्याय का नायक ढूंढना है तो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को सब लोगों ने भुला क्यों दिया? पहली बात, इतनी जातियों का जो इतना बड़ा भला हुआ है उसे तो देवता के रूप में पेश करना चाहिए, निश्चित आपने उसे भुला दिया। और जिन जातियों को लगा कि उनका नुकसान हुआ, वो भूल के नहीं दे रही अपनी पीड़ा। तो या तो वो कदम जोरदार है या नहीं है ना। बौद्ध इस देश में आते हैं, बौद्ध तो राजा भगवान बुद्ध जो है, मैं तो क्षत्रियों को कहता हूँ भाई आपका सबसे अच्छा प्रतिनिधि तो भगवान बुद्ध है। चीन जो दुनिया के इतिहास में कभी गुलाम नहीं हुआ, चीन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस में डिवाइड हुआ, गुलाम नहीं हुआ कभी। उसको उस आदमी ने बिना हथियार के फतेह कर लिया। लाओस, कंबोडिया, जितना साउथ ईस्ट एशिया, कोरिया, जापान, सारा तो उसने वो बना दिया, बौद्ध। तो जिस आदमी ने आध्यात्मिक एक तरीके की सत्ता ही तो स्थापित की उसने, धार्मिक आध्यात्मिक सत्ता, तो अद्भुत वो है। जिसे आर्ट ऑफ वॉर में कहते हैं, द आर्ट ऑफ बेस्ट फॉर्म ऑफ वॉर इज नो वॉर, बिना लड़ाई के फतेह करना, वो बुद्ध है। अब महाराणा प्रताप पे आइए भाई, महाराणा प्रताप के कौन है? हाकिम खां सूर साहब है सेनापति। कौन है? पंडित गोकुल प्रसाद पुरोहित जी हैं। उनके साथ कौन है? भामा शाह है। उनके साथ आदिवासी लड़ रहे हैं, भील लड़ रहे हैं। तो जमीन पे सो के, घास की रोटी खा के, सर्व समाज का 36 बिरादरी को नेतृत्व देके लड़ने वाला आदमी, जो एसी से बैठ के बात नहीं कर रहा है, जमीन पे सो रहा है, घास की कोठी खा रहा है, पूरी जिंदगी जंगलों में गंवा रहा है, वो आदिवासियों का, भीलों का ज्यादा वो होगा समर्थक और संरक्षक, या एसी में बैठ करके अच्छी बात करके जंगल कटवाने वाले होंगे? निश्चित। तो हम सही जो हमारे प्रतीक है उनको सही रूप में स्थापित नहीं कर रहे हैं। यदि राजपूत महाराणा प्रताप को महारा राजपूत करके करेगा, जैसा हमारे यहाँ जाटों ने महाराज चौधरी चरण सिंह करा, तो एक किसान नेता को जाटों ने जाट नेता बना दिया। ऐसे ही आप महाराणा प्रताप को जो है राजपूत नेता बनाने में स्थापित है। तो इस थोड़ा आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, आपको उसके साथ भी न्याय करना चाहिए कि वो सिर्फ राजपूत का नहीं है, वो सर्व समाज का है। अब एक नया ट्रेंड चला, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, कि कोई हिंदू हृदय सम्राट, फिर हसन खां मेवाती क्या कर रहे हैं, फिर हाकिम खां सूर क्या कर रहे हैं। तो ये सियासी लड़ाइयाँ थी, ये मजहबी लड़ाइयाँ कभी भी नहीं थी। और इतिहास को तोड़ मरोड़ करके आप जो है अगर कुछ खास रूप में पॉलिटिकल्स के हाथ के खिलौने बनना चाहते हैं तो अलग बात है, वो उनका रोजमर्रा का खेल है। ऐसे मोहरे वो रोज इस्तेमाल करते हैं और वो करते रहेंगे।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी भी मौजूद हैं, तो वो हम चाहेंगे वो भी कुछ सवाल आपसे करें। हाँ बिल्कुल। हालांकि थोड़ा इंटरव्यू लंबा हो रहा है, लेकिन विषय बड़ा लंबा है ये और व्यापक है, और तो डिटेल में बात होना जरूरी है। राजेश भाई तो हमारे क्षेत्र के वो हैं जी, जी। तो भाई हैं जी 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 जो आदेश करेंगे काट दो। ज्ञानी व्यक्ति हैं